हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का आप लोगों का जो सब्जेक्ट है क्या है, हिंदी है। त्रैमासिक परीक्षा का आप लोगों का ये पेपर है क्या है, त्रैमासिक परीक्षा का आप लोगों का ये पेपर है 2025 का और 26 का। बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। पेपर का संपूर्ण हल के साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे एंड आप लोगों को समझाएंगे। ये पेपर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी के स्कूल कॉलेज में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संपूर्ण हल के साथ जो ये पूर्णांक दिया गया, एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि तीसरा सप्तक प्रकाशीन क्या देगा, प्रकाशन होगा या प्रकाशीन हुआ था, यानी कि कब हुआ था हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1959 में हुआ था, जो कि बाबू ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ए वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्या सन 1959 में हुआ था, ठीक है। और इसके जो प्रकाशित यानी कि संपादित थे कौन थे, सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे थे, यानी कि इन्हें शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, अज्ञे कहा जाता है, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन इस पेपर में, ठीक है। दिमाग में बैठा लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कॉपी पेन ले करके बैठ जाइए सभी लोग लिखने के लिए। दूसरा क्वेश्चन दिया गया कि घनानंद किस काव्य धारा के कवि, हमें यह बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रीत मुक्त के काव्य धारा के कवि, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया आकाशदीप के लेखक हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है बाबू, जयशंकर प्रसाद जी हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि आलोचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय है, यानी कि आलोचना के क्षेत्र में कौन उल्लेखनीय, हमें यह बताना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, यानी कि रामचंद्र यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास है। कौन सा बाबू, हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो कि सी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को नोट कर लीजिएगा। और ये सभी एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे आप लोग का त्रैमासिक हो या अर्धवार्षिक हो या बोर्ड हो या प्री बोर्ड हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में ये पूछा जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को नोट कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो आप लोग इस वीडियो को क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। एक बार कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग का कमेंट पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि कब वीडियो शेयर कर दिए हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया जयशंकर प्रसाद किस युग के संबंधित है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, हमारा 6 का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या, शुक्ल युग से संबंधित है। क्या शुक्ल युग से संबंधित है, जो कि हमारा ये शुक्ल युग क्या है हमारा, ये क्या हो जाएगा, यानी कि 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्ल युग हो जाएगा ना। 6 का राइट आंसर शुक्ल युग हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि शुक्ल युग के अन्य नाम है। तो प्रसाद युग भी कहते हैं, प्रेमचंद्र युग भी, कि छायावादी युग भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 8वां कि काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीत काल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई, हमें ये बताना है। तो 8वें का जो सही आंसर हो जाएगा 3 किया गया है। कितना किया गया, 3 किया गया है, जो कि सी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर 9वां वाला क्वेश्चन दिया गया शुक्ल युग की कला अवधि है, यानी कि शुक्ल युग की कला अवधि कब से कब तक मानी जाती है, हमें यह बताना है, यानी कि समय सीमा बताना है कब से कब तक मानी जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू 1919 से लेकर के सन 1919 से लेकर के 1938 ईस्वी तक मानी जाती है। ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया नीड़ का निर्माण फिर की विधा है, यानी कि कौन सा विधा है, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हरिवंश राय बच्चन जी का क्या है, आत्मकथा है। क्या है बाबू, आत्मकथा है, जो कि हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन चलिए 11 वाला देख लेते हैं। 11 वाला क्वेश्चन दिया गया निम्न में से जीवनी है, यानी कि जीवनी निम्न में से कौन सा, हमें ये बताना। तो कलम का सिपाही जो है ये किसका है, जीवनी है। और ये किसका है, कमेंट करके बताओ बाबू। आप लोग का 11 का जो राइट आंसर होगा ये कमेंट करके बताओ कि ये किसकी जीवनी है। देखते हैं कि आप लोग की तैयारी हो पाई है कि नहीं, कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया यथा समय का समास विग्रह है, यानी कि यथा समय का समास विग्रह क्या है, हमें यह बताना है। तो समय के अनुसार है बाबू, समय के अनुसार, यानी कि ए वाला ऑप्शन, आ वाला या ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देगा कापोत तत्सम शब्द का रूप का तद्भव है, यानी कि क्या होता है, हमें ये बताना है। कपोत का मतलब क्या होता है बाबू, 13 का सही आंसर कबूतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा जय शब्द का विलोम होता है अजय होता है। क्या होता है, जय शब्द का जो होता है क्या होता है, देखो यहाँ पर दिमाग लगाने वाली, अजय पर टिक नहीं करेंगे, बहुत स्टूडेंट गलत करके ये क्वेश्चन आए हैं। अजय पर नहीं, पराजय होता है। जय का मतलब जीत होता है, क्या होता है, जीत होता है। पराजय का मतलब हार होता है, ठीक है। तो इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, गलत मत कीजिएगा। फिर
अगला क्वेश्चन दिया गया निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला सामर्थ्य मतलब क्या होता है, शक्ति होता है, यानी कि पावर होता है, ये शुद्ध है, ठीक है। शक्ति यानी कि पावर होता है, जो कि हमारा सा वाला ऑप्शन इसका सही है। सामर्थ्य जो लिखा गया है, कौन सा लिखा गया है, सा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि दर्शन का तद्भव है, यानी कि दर्शन का तद्भव रूप है, यानी कि क्या हमें ये बताना है, तो ये हमारा दर्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 17 वाला कि निम्न में तत्सम शब्द का चयन कीजिए, यानी कि तत्सम शब्द का चयन करना है, तो इसका क्या होगा, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो इसका जो तत्सम हो जाएगा वर्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो वर्षा हो जाएगा, बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया सामुख का विलोम शब्द होता है, यानी कि सामुख का विलोम शब्द क्या होता है, हमें यह बताना। तो सर्वज्ञ होता है, क्या होता है, सर्वज्ञ होता है, बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि अमान का विलोम शब्द है, यानी कि अमान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो आकाश होता है, क्या होता है, आकाश होता है, जो कि हमारा कौन सा, ये बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया किरण का पर्यायवाची होता है, यानी कि किरण का पर्यायवाची विपुला होता है, जो कि बा वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग का 20 MCQ दिया गया था, जो कि 20 नंबर आप लोग का कंप्लीट होगा। चलिए आगे भी कंप्लीट तरीके से आप लोग को बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया, 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, जिसमें 21 वाला क्वेश्चन पूछा है। क्या देखो कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश पर आधारित 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, एक गद्यांश रहेगा, एक पद्यांश रहेगा, यानी कि वैसे रहेंगे दो, एक अथवा करके दिया रहेगा, ठीक है। पहले देखो का वाला क्या दिया गया कि मित्र के लिए, या मित्र शब्द आ गया है तो गद्यांश नहीं पढ़ेंगे, आप लोग की इच्छा होगी पढ़ लीजिएगा, ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। इसमें देखो क्वेश्चन क्या दिया गया, चलिए क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। क्या दिया गया कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखे। तो पाठ का जो नाम है मित्रता है, और लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। क्या नाम है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया ना। फिर अगला दिया गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो इसको आप लोग को लिख देना है। क्या लिखना है कि इसमें लिख देना है कि मित्र के लिए यह आवश्यक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्र के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो या एक ही में रुचि रखते हैं। इसी प्रकार प्राकृत और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्राकृतिक मनुष्यों में भी बराबर मित्रता हो सकती है। जैसे राम और लक्ष्मण का होता है, भिन्न भिन्न स्वभाव था ना, यानी कि उनमें गहरा स्वभाव था। और उदार कर्ण और लोभी दुर्योधन का देखो कैसा मित्रता था। तो इस प्रकार से आप लोग का ये व्याख्या हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का क्या कहना है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का यही कहना है कि मित्रता एक ही स्वभाव को या एक ही चीज में रुचि रखने वाले व्यक्तियों में नहीं होती है। जहाँ पर आप लोग को भाव मिलता है वहाँ पर भी मित्रता हो सकती है। जैसे राम और लक्ष्मण की मित्रता उदाहरण के लिए ले सकते हैं, उन दोनों में बहुत स्नेह था। और जैसे कर्ण और दुर्योधन में स्वभाव में समानता न होने पर भी उनकी मित्रता बहुत गहरी थी। इस प्रकार से बाबू 6 नंबर कंप्लीट हो गया। अथवा करके भी आप लोगों के लिए ऑफर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा कि या कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव के रुचि की मित्रता, ये वाला भी मित्रता नामक पाठ से लिया गया। तो आप लोगों की इच्छा होगी तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। एक बता दिए। फिर अगला क्वेश्चन देखो 22 का दिया गया क्वेश्चन। क्या दिया गया है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। देखिए क्या दिया गया कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदोती पाई। ये वाला हमारा पद्यांश दिया गया है। तो ये जो लिखा इसका क्या क्वेश्चन दिया गया है, इसको क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग का इसका आंसर बताते हैं। क्या दिया गया, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ हेडिंग बना देना है। इसमें लिखना है कि यह पद्यांश सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के बिने पद से लिया गया है। इसमें कवि ने हरि के चरण कमलों की महिमा का वर्णन किया है। इस प्रकार से आप लोगों का ये पहला 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग बना लेना। इसमें लिखना है कि सूरदास जी कहते हैं, यानी कि रेखांकित अंश की व्याख्या की, ताकि यहाँ पर बताना है कि सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के हरि के चरण कमलों की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ों को लांघ जाता है, अंधे को सब दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है, और गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। और यह भगवान की असीम कृपा और शक्ति को दर्शाता है।
इस प्रकार से 2 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूरदास किनके चरणों की वंदना करते हैं? तो सूरदास श्री हरि यानी कि भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करते हैं या श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। इस प्रकार से बाबू 6 नंबर लाला कंप्लीट हो गया। अथवा करके भी इसमें दिया गया क्या, देखो खंड खा, यहाँ से आप लोग का जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया था खा यानी कि दिया गया है ऊधो मन न भय 10-20, यानी कि ये गोपियाँ कहती हैं, किससे? ऊधो से कहती है श्री कृष्ण के बारे में कि हमारे पास भी क्या है, देखो ऊधो मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग ईश, और राधे ईश, इथिल शिथिल भई के सो बिनु ज्यों देहु बिनु शीश, आशा लगत रही तन श्वासा जी हूँ कोट बरीस, तुम तो शाखा श्याम के, यानी कि तुम शाखा श्याम के, वही वाला सूर सागर वाला ही है, सूरदास जी वाला है। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दे तो उनकी रचनाओं का, प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जयशंकर प्रसाद जी। तो दोनों को आप लोग कोई भी एग्जाम में बैठिएगा, दोनों का आप लोग को इसको याद रहना चाहिए। कोई भी एग्जाम दीजिएगा, चाहे आप लोग को त्रैमासिक दीजिएगा, अगर पेपर होगा स्कूल कॉलेज में तो त्रैमासिक का दीजिए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का याद कर लीजिएगा, और चाहे अर्धवार्षिक या प्री बोर्ड या बोर्ड एग्जाम में भी ये सब फंसते हैं, ठीक है। याद कर लीजिएगा, सूरदास तुलसीदास इनको भी रट लीजिएगा, ठीक है। 10 नंबर ये दे करके जाते हैं इनकी रचनाएं और ये जीवन परिचय, ठीक है। ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा स्वयं से। फिर आगे क्वेश्चन देखो, संस्कृत के क्वेश्चन दिया गया है, वाराणसी वाला पार्ट से लिया गया है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा करके भी दिया गया है, ठीक है। इसका देखो बहुत आसान होता है जी, इसका देखो क्या होता है, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि वाराणसी सुविख्यातम प्राचीना नगरी, यानी कि इसका किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, चाहे आप ऊपर वाला करो चाहे नीचे वाला करो, अथवा करके दिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसमें वाराणसी की प्राचीनता, गंगा के किनारे उसकी स्थिति और घाटों की सुंदरता का वर्णन किया गया, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसका हिंदी अनुवाद कैसे लिखना है कि वाराणसी एक प्राचीन नगरी है, इयम विमल सलील गणज्ञ कूले स्थित, यानी कि यह निर्मल जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है, ठीक है। फिर आगे क्या है, अस्या घाटम वलयकृतम प्रणतम धौलम चंद्रकाय बहुरजते, यानी कि ये क्या है कि ये इसका स्थित है, फिर इसके घाटों के वलयकार पंक्ति धवल चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। इस प्रकार से यहाँ तक ये हो जाएगा। फिर अगणिता पर्यटका सुद्रम्यनियतम अत्र अयंतम अस्या घाटतम शोभम विलयको इमं बहुप्रशंसन्त, यानी कि असंख्य पर्यटक दूर दूर से यहाँ नृत्य आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। बाबू 5 नंबर इसका भी कंप्लीट करा दिए, ठीक है। नोट कर लीजिएगा जितना बताए हैं। अथवा करके भी दिया गया है, क्या दिया गया, अथवा करके भी दिया गया है। ये वाला कहाँ से लिया गया है, वाराणसी नामक पाठ से, ये वाला भी लिया गया, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। एक बता दिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा बाबू। 5 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा है, देखो क्या दिएगा, उत्तरीयत्र समुद्र से हिमाद्रिश्च दक्षिणम अवर्ष तदम भारत नाम भारतीयत्र संतते, यानी कि इसका संदर्भ क्या लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक भारतवर्षम नामक पाठ से लिया गया है। इसमें भारतवर्ष की भौगोलिक स्थिति और उसकी संतान के रूप में भारतीयों का उल्लेख है, ठीक है बाबू। 2 नंबर इसका कंप्लीट हो जाएगा। 3 नंबर अनुवाद का रहेगा। हिंदी अनुवाद क्या लिखना है कि जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित हो वह वर्ष यानी कि देश भारत नाम से जाना जाता है, वह देश भारत के नाम से जाना जाता है जहां भारतीय संतान निवास करते हैं। बाबू 5 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, अपनी पाठ पुस्तक से कथस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में आया हो। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा बाबू। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कितना नंबर का दिया गया है, 2 नंबर का दिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। 2 नंबर इसमें भी आप लोग का तैयार हो जाएगा। क्या दिया गया क्वेश्चन देखो, सुवर्णस्य मुख्य दुख किम अस्ति, यानी कि ये हमें बताना, तो इसका आंसर लिखना सुवर्णस्य मुख दुखम घर्षणम छेद्रम तापनम चा अस्ति कुत्र। और फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, कुत्र मरणम मरण भवत, यानी कि कहाँ से मरने से वो होती है, तो वाराणसी मरणम मंडलम भवत। ये वाला हमारा देखो कंप्लीट हो गया। फिर 2 ही लिखना था बाबू, 2 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, चरित्र संबंधित प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रधानाचार्य को, यानी कि कास्ट जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है,
क्या होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट संबंधी प्रमाण पत्र लेने प्रधानाचार्य के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया, कैनरा बैंक के प्रबंधक को अध्ययनार्थ ऋण प्राप्ति हेतु एक पत्र लिखिए। तो ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 7 नंबर वाला क्या दिया गया, भारत के राष्ट्रीय त्यौहार दिया गया है। फिर आगे दिया गया है भारत के राष्ट्रीय त्यौहार, फिर देश प्रेम या स्वदेश दिया गया, हिंदी का लोकप्रिय नृत्य दिया गया और मेरा प्रिय कवि दिया गया। तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन 27 यानी कि लास्ट वाला क्वेश्चन दिया गया कि स्वपठित खंडकाव्य के कथावस्तु पर प्रकाश डालिए, यानी कि प्रकाश डालना है। तो इसका भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, जो आप लोग को पढ़ना रहेगा, जो आप लोग का डिस्ट्रिक्ट होगा, जो आप लोग को पढ़ना अनिवार्य रहेगा, जनपद में जो पढ़ना अनिवार्य रहेगा उसी के आधार पर इसको लिख दीजिएगा। ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यही था आप लोग का क्लास 9 का क्लास 10 का हिंदी का पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोग को फुल सोल्यूशन के साथ 70 में 70 नंबर कंप्लीट तरीके से बता दिया गया एंड आप लोग को समझा देगा। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो ना, तो क्या करना है कि इस वीडियो को क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा, पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।